कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, वो लगातार 20 वर्षों से इन दो चीज़ों का जिक्र करते थे, मडवा झिंगुर, मडवा झिंगुर, मडवा झिंगुर। और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी को इस प्रदेश में कोई जगह मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि। आज मैं आपको रूबरू करा रही हूं उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट जी से। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। मेरा सभी जनता को, इस नैनीताल क्षेत्र की आम जनता को प्रणाम है। और मैं आज स्टूडियो में आकर सर्वप्रथम तो जो योजना के डायरेक्टर हैं आदरणीय वेदपाल जी हों, विजयपाल जी हों, योगेश राणा जी हों और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास इस हल्द्वानी शहर में किया है और इस हल्द्वानी शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाए हैं। बहुत बहुत मेरी ओर से आप सब लोगों को बधाई। तो गजराज जी, आपको ये दायित्व कब से मिला और सरकार में इस पद को ग्रहण करने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? राशि, मुझे जब सरकार बनी थी उसके पश्चात 2 वर्ष पश्चात ही मुझे दायित्व मिल गया था। और चूंकि मैं राजनीति में भी जब आया तो मुझे लगता है कि हम किसान रहे, किसानों के बीच में हमने दूध बेचने का भी काम किया, हल भी जोता है, अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह की सुविधाएं हो गई हैं, और दनेला जिसे हम कहते थे दनेला भी लगाया है। यानी कि प्रत्येक प्रकार की किसानी के काम हम सब ने किए हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का आभारी भी हूं कि उन्होंने मुझे जो मेरा चॉइस थी या जो मेरा क्षेत्र था उसी क्षेत्र में मुझे पद दिया। और निश्चित रूप से जब मैं अध्यक्ष बना, क्योंकि मैं किसान रहा, तो मुझे उनकी कठिनाइयों का, उनके परेशानियों का मुझे पता था कि भाई किस प्रकार से किसानों को अपने अनाज के लिए, अपने फसल के लिए कठिनाइयाँ होती हैं, किस प्रकार वो उगाते हैं, किस प्रकार से पैदा करते हैं, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और उन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़े। और मैं अभी ये 26 दिसंबर को हमें 2 वर्ष पूरे हो गए। अगर मैं 2 वर्ष की घटना का अगर मैं 2 वर्ष की उपलब्धि की बात करूं आपसे, तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है हमारी, हमने जो पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि जो इसमें 2 प्रकार के किसान हैं, पर्वतीय क्षेत्र के और भावर और तराई क्षेत्र के। तराई क्षेत्र के किसानों में चाहे वो गेहूं का मामला हो, धान का मामला हो या गन्ने का मामला हो, इन तीनों चीज़ों में उन्हें MSP मिलती है और MSP के आधार पर ही वो अपना मार्केट में अपने सामान को बेचते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का जो मूल वहाँ का था, आपका मडवा हो, चौलाई हो, इस प्रकार के झिंगुर हो, राजमा हो, इस प्रकार के जो वहाँ पैदा होते थे जो फसल, उनकी कोई MSP नहीं थी। और मुझे बड़ा, जब मैं अध्यक्ष बना, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि जो मडवा दिल्ली, बॉम्बे, हल्द्वानी में लगभग 50 रुपये किलो बिकता था, वो मडवा वहाँ पहाड़ में 10 रुपये, 11 रुपये किलो बिकता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिला, उनसे मैंने इस घटना का जिक्र किया। मैंने कहा भाई, जिस प्रकार तराई क्षेत्र में गन्ने का, गेहूँ का, धान के MSP तय है, इसी प्रकार जो हमारा मूल है, मडवा हो, चौलाई हो, राजमा हो, झिंगुर हो, इन सब की भी MSP तय होनी चाहिए ताकि वहाँ के किसानों को भी उचित मूल्य मिल सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को सुना। और मैं इस बात को इसलिए यहाँ पर इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, वो लगातार 20 वर्षों से इन 2 चीज़ों का जिक्र करते थे, मडवा झिंगुर, मडवा झिंगुर, मडवा झिंगुर। लेकिन 20 वर्षों में वो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि मैं तो सरकार का, मैं समझता हूँ 100वां हिस्सा हूँगा। और मैंने जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत ही मडवे की, झिंगुर की, इन सब के MSP तय की। और मैं आपको, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जो पिछला हमारा सीजन गया 18-19 का, 19-20 का, तो उसमें हमने लगभग 1.25 करोड़ का मडवा खरीदा। और वो मडवा हमने 31 रुपये kg पहाड़ पे लिया, जिससे क्या लाभ हुआ किसानों को। जो प्राइवेट फर्में थी, जो 9-10 रुपये किलो खरीद रही थी, वो उसे 35-40 रुपये तक खरीदने में भी मजबूर हुई। और निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी का एक सपना था कि हम किसान की आय दुगनी करें, उसमें वो सफलता हम रहे हैं। अच्छा, अभी जैसा आपने बताया सबको कि आपको अभी 2 वर्ष भी पूरे हुए 26 दिसंबर को, तो इस पूरी जर्नी में आप अपना राजनीतिक गुरु, अपना पॉलिटिकल गॉडफादर किसको मानते हैं? नहीं, गुरु तो हमारा केवल भगवा ध्वज रहता है। भगवा ध्वज के ही प्रणाम करते हैं, उसी को शीश नवाते हैं। मैं 86 में 86 में मैंने
प्रथम बार भगवत ध्वज को प्रणाम किया था। मैं मूल रूप से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ और वहीं से हम समाज की सेवा में सामाजिक काम करते करते विद्यार्थी परिषद, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, बजरंग दल, मैं बजरंग दल में भी रहा हूँ। मैं यहाँ के कुमाऊँ संभाग का संयोजक भी रहा हूँ इस कुमाऊँ में। और जो प्रथम बार त्रिशूल बांटने का काम किया वो भी हमने हल्द्वानी शहर में किया। बहुत सारी यात्रा करते हुए विद्यार्थी परिषद में रहा, उसका जिला संयोजक भी रहा, छात्र राजनीति में रहे। वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे फिर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते बहुत सारी जिम्मेदारी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए भी जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने काम किया और आज सरकार में मुझे सम्मान दिया है। निश्चित रूप से पार्टी का भी, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु हम केवल भगवत ध्वज को ही मानते हैं। जी, अभी जैसा कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं जो भी राजनीतिक क्षेत्र में होता है उसकी एक महत्वाकांक्षा रहती है, वो चाहे राज्य मंत्री बन जाए, प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, महामंत्री बन जाए, लेकिन एक उसकी इच्छा रहती है कि वो विधानसभा में जाकर अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को वहाँ पर उठाएं और बहुत सारी चीज़ें जो उनके मन में रहती हैं विकास के लिए, जो विकास प्रगति के लिए, वो सब बातें विधानसभा में कहने का उनको मौका मिलता है। निश्चित रूप से हमारे मन में भी है कि एक बार हम भी चुनाव लड़कर विधानसभा में जाएं और अपनी जनता के लिए जो भी काम छूटे हुए हैं उन सब कामों को करने के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएं। और बाकी मैं क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी उस पर हम आगे काम करेंगे। आप जैसा कि अभी आपने बताया तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? अभी आप जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एमएसपी के लिए भी आपने काम किया। निश्चित रूप से हमने ड्रीम प्रोजेक्ट में 2-3 प्रयास किए हैं, 4 प्रयास किए थे जिसमें से 2 हमारे सफल भी हो गए। 20 वर्षों से लगभग जो तराई क्षेत्र है उसमें गल्ला मंडियों की बड़ी दिक्कतें थी, उस गल्ला मंडी को भी हम करने में सफल हुए हैं। रुद्रपुर में गल्ला मंडी खोलने जा रही है, इसी प्रकार गदरपुर में हम गल्ला मंडी खोलने जा रहे हैं और इसी प्रकार हल्द्वानी में भी एक मेरा सपना था कि एक जैविक मंडी हम बनाएं। उसके लिए भी अभी फाइल चली है, शासन में है, शासन से जैसी वो पास होगी तो निश्चित रूप से हम हल्द्वानी में जैविक मंडी बनाने का एक मेरा विचार है, क्योंकि हम पूरा आज देश जैविक 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 ही चला रहा है और जैविक के पीछे पूरा समाज आज भाग रहा है। लेकिन आज भी हमको जैविक के नाते एक गारंटी के साथ कहीं पर हम किसी मार्केट में हम जा नहीं पा रहे कि साहब इस मार्केट में जाएंगे तो हमें जैविक का सामान हमें मिल जाएगा या ऑर्गेनिक हमें मिल जाएगा, तो वो हम गारंटी के साथ अभी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैंने विचार था कि हम भारत की पहली जैविक मंडी हल्द्वानी में खुले, ऐसा मेरा सपना है। तो निश्चित रूप से सरकार में, शासन में फाइल है, निश्चित रूप से वो जैसे ही वहाँ से क्रियान्वित होगी तो उसको भी हम करेंगे। इस प्रकार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे मैं कह सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मेरा जो सपना है, ड्रीम है, कुमाऊँ में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थल बने। तो एग्रो टूरिज्म करके हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रामगढ़ क्षेत्र के लिए तैयार किया है। मुझे लगता है वो भी सरकार में फाइल है, अगर वो हमें निश्चित रूप से आती है तो उसको भी हम प्रोजेक्ट को भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मेरे मन में हैं, चल रही हैं, उन योजनाओं को हम क्रियान्वित भी कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें सफल भी हो रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा किसान है, जो अन्य प्रदेश हैं और हमारे किसान में मुझे जो अंतर दिखता है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ग्रेड की चीज़ें, फल फ्रूट बिक जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो फल होता है उसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट हमने लगभग 40 करोड़ का एक तैयार किया है, वो भी शासन में है और उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं। अगर वो भी पास हो जाता है तो निश्चित रूप से हम उस फल का भी उपयोग करेंगे और जो किसान है उसका जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का जो फोर्थ जो ग्रेड है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे। इसी प्रकार मटर है, टमाटर है, हम चाहते हैं कि इनकी भी एमएसपी तय हो। मैं समझता हूँ कि जैसा धान के लिए, गेहूं के लिए या गन्ने के लिए कहा जाता है कि भाई लागत का 1.5 गुना किसान को मिले, मेरी इच्छा है कि किसान को अगर टमाटर भी बो रहा है, मटर भी बो रहा है या इस प्रकार की कोई फसल कर रहा है तो उसको भी उसका 1.5 गुना निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से उसमें भी सफल होंगे। अब बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हम कर रहे हैं। अभी जैसे किसान बिल पास हुए हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में मंडियां भी बंद हो गई हैं, तो क्या ये कानून आपको अड़ियल लग रहे हैं या सरकार, केंद्र सरकार इन्हें सही से समझा नहीं पा रही है? इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा।
विरोध करने का, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार होता है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर है। हम, अगर आप तो उस वक्त राशि पैदा भी नहीं हुई होंगी जी। जब इमरजेंसी लगी थी भारत में, तब भी लोग अपनी बात कहने सड़कों पर उतरे थे। और कांग्रेस ने उन सभी आंदोलनकारियों को 2-2, 2.5 साल, 18-18 महीने बिल्कुल जैसे डके चोर, बदमाश, गुंडे होते हैं उस प्रकार से जेलों में बंद कर दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला, उन्होंने अपनी बात रखने का उनको पूरा समय भी दिया, उनसे बातचीत भी की। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो केंद्र में आज है, इतनी लचीली सरकार मैंने आज तक अपने जीवन में, आज मैं 50 वर्ष का हो गया, इतनी लचीली सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, जो कि किसी भी सुझाव को सुनने के लिए तैयार हो, किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो। आप उनसे कहें और उनको लगे कि निश्चित रूप से इसमें कुछ कमियां हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास भी सरकार हमेशा आप करते रही है। माननीय मोदी जी ने चाहे नोटबंदी की हो, जीएसटी का मामला हो, टैक्स का मामला हो, जितने भी कानून बनाए, उन सब में आपने देखा होगा कि लगातार उसमें संशोधन होते रहे, लगातार उसमें। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है कि हम ईगो के साथ सरकार नहीं चलाते। हम अपना ईगो के कारण, अपने ईगो को धैर्य देने के लिए सरकारें नहीं चलाते। हम जनता जिसमें खुश हो, जनता जिसके लिए ठीक हो, उन सरकार को हम चलाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक देखा होगा। जैसे जैसे लोगों ने सुझाव सरकार को दिए और सरकार को लगा, उन सभी में हम बदलाव करते रहे। जहाँ तक किसान बिल का सवाल है, किसान बिल में भी माननीय मोदी जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, माननीय नरेंद्र तोमर जी हों, हमारे कृषि मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी हों, या जो भी मंत्रालय मंत्री लोग बैठ रहे हैं, वो लगातार किसान नेताओं से कहते आ रहे हैं कि भाई आप कोई पर आपको लगता है इन बिलों में कोई कमी है, किसी प्रकार के कुछ चेंज करना हो, आप हमें बताइए तो सही। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है 26 जनवरी को, और मैं इस देश के गृह मंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से जो विपक्ष की एक साजिश थी इस देश के अंदर, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि विपक्ष ने इस देश के अंदर नरसंहार और हिंसा फैले, वो सारे काम 26 जनवरी को किए हैं। निश्चित रूप से मैं अमित शाह जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े धैर्य के साथ, और उनके प्रशासन ने, उनकी पुलिस ने बहुत धैर्य के साथ काम किया। और एक जो बड़ी घटना विपक्ष के लोग जो इस देश के अंदर करना चाह रहे थे, इस देश को अपमानित करना चाह रहे थे, इस देश को बदनाम करना चाह रहे थे, और जो देश का अपना एक त्यौहार होता है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, उसी दिन इस देश को बदनाम करने की साजिश जो विपक्षियों द्वारा की जा रही थी, उसको मैं समझता हूं कि फेल किया। और निश्चित रूप से बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़े धैर्य के साथ, आपने टीवी में देखा भी होगा, आप लगातार न्यूज़ में भी देख रही होंगी कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक भी डंडा चलाने का साहस नहीं किया और चलाया नहीं। मैं निश्चित रूप से अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, गृह मंत्री जी को, कि उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे आंदोलन को टैकल किया। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, चाहे वो टिकैत जी हों या अन्य जो भी हमारे किसान नेता हैं, हमारे मन में उन सब के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं, केवल आज ही नहीं, पहले से भी वो किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन मेरा इतना निवेदन है, किसी भी लड़ाई से पहले भारत पहले है, भारत के बाद सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, मुझे एक ही बात सिखाई गई है कि पहले देश, फिर उसके बाद सारी चीज़ें। और व्यक्ति तो हमको सिखाया जाता है कि पहले देश, फिर दल, उसके बाद व्यक्ति, यानी व्यक्ति तो तीसरे स्थान पर है। जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भारत के बाद तीसरे स्थान पर हमारी इच्छाएं हैं। मैं निश्चित रूप से किसान नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप सबका सम्मान करती है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हर किसान के साथ हम खड़े हैं, हर मजदूर के साथ हम खड़े हैं, हर किसान नेताओं के साथ हम खड़े हैं। लेकिन आंदोलन भी करें तो धैर्य के साथ करें, और निश्चित रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। हिंसा की जगह उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी किसान नेताओं से कहना भी चाहता हूं, आज भी सरकार ने कहा है, कल भी सरकार ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए अभी भी तैयार हैं। यदि उनको लगता है कि कहीं पर इन बिलों में कोई कमी है, कोई सुझाव उनके अपने हो, निश्चित रूप से उनको सरकार को देना चाहिए। और मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जैसी लचीली सरकार मैंने आज तक कोई देखी नहीं, जो आपके हर सुझाव को, हर कमी को दूर करने के लिए तत्पर है। अभी आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो इससे भाजपा को क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस पर असर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड जो है ये अभी सैन्य धाम भी देहरादून में बनने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हर दूसरे या तीसरे घर में यहाँ के बेटे जो हैं फौज में हैं।
और देश की सेना में और देश की रक्षा कर रहे हैं। और जो केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी जो मंशा है, उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी समय उनकी मंशा पूरे देश को उन्होंने बता दी। उनकी मंशा जो है, उनकी मंशा है कि उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने पूछा कि इसका सबूत मिलना चाहिए, देना चाहिए सरकार को या फौज को। मैं समझता हूँ कि ऐसे दल को मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई जगह मिल पाएगी या किसी प्रकार भी वो आगे बढ़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ राष्ट्रीय दल के लोग, राष्ट्रीय दलों को मान्यता देने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। अगर आप पिथौरागढ़ चले जाएं, उत्तरकाशी चले जाएं, मैं समझता हूँ वहाँ का जो न्यूज़ सुनने का भी जो एक स्टैंडर्ड है वो भी आप देखेंगी तो वो नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो प्रदेश है वो बॉर्डर से लगा हुआ, नेपाल हो, चाइना हो, इन सब बॉर्डर से लगा हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी को इस प्रदेश में कोई जगह मिलेगी। जी, तो ये थी हमारी खास चर्चा उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप JJN न्यूज़ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में बस इतना ही, बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार, प्रणाम।